हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डिडवाना। और आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट का आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें है स्थिति विवरण अथवा चिट्ठा। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। सबसे पहली बात तो है कि स्थिति विवरण कहते किसे हैं। स्थिति विवरण को आर्थिक चिट्ठा, वित्तीय स्थिति का विवरण, संपत्ति एवं दायित्वों का विवरण, साधनों एवं दायित्वों का विवरण, संपत्तियों, दायित्वों एवं पूंजी का विवरण आदि नामों से भी जाना जाता है। यह विवरण यह बताता है कि एक निश्चित समय बिंदु पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है। फ्रांसिस आर्मस्ट्रांग के अनुसार स्थिति विवरण किसी निश्चित समय पर चालू व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का एक चित्र मात्र है। अर्थात यह स्थिति विवरण हमें यह बताता है कि किसी उद्यम की वित्तीय स्थिति कैसी है, उसकी संपत्तियों एवं प्रत्येक दायित्वों, स्वामियों अथवा स्वामीगत संपत्तियों की प्रकृति एवं उसकी राशि कैसी है। यानी कि स्थिति विवरण के बारे में बताते समय यह जानकारी उपलब्ध होती है कि वहाँ कितने संसाधन हैं हमारे पास, दायित्व कितने हैं, संपत्तियाँ कितनी हैं और पूंजी कितनी हैं। इन सब चीज़ों का जिस लेख पत्र में विश्लेषण किया जाता है उसे स्थिति विवरण अथवा चिट्ठा कहते हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं इसके। एक स्थिति विवरण निश्चित समय पर, निश्चित तिथि पर बनाया जाता है, लेकिन निश्चित अवधि के लिए नहीं होता है। यह विवरण एक निश्चित तिथि पर ही संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों की स्थिति को बताता है। यह एक विवरण पत्र होता है, खाता नहीं होता, जिसमें टू व बाई शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम जानते हैं कि खाते के अंदर टू और बाई शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। स्थिति विवरण में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति चालू व्यापार मूल्य पर दिखलाई जाती है। ये बताता है कि अगर व्यवसाय चालू है तो उसकी स्थिति कैसी है। यह लेखांकन की प्रक्रियाओं, मान्यताओं और व्यक्तिगत निर्णयों से भी प्रभावित होता है। स्थिति विवरण में संस्था के दायित्व एवं संपत्तियों, पूंजी दिखलाते हैं। जहां एक ओर संस्था में प्राप्त किए गए कोष के स्रोतों, दायित्व एवं स्वामियों की क्षमता होती है, तो दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की संपत्तियों तथा संपत्ति अधिकारों जिनमें ये कोष लगे हुए को दर्शाता है। इनमें दोनों पक्षों का योग हमेशा समान ही रहता है। यह आवश्यक तथ्य हमें ध्यान में रखना है कि भारत व इंग्लैंड में संपत्ति तथा अन्य नाम से स्थिति विवरण में दाईं ओर तथा दायित्व एवं जमा शेष बाईं ओर दिखाया जाता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में इससे विपरीत पद्धति अपनाई जाती है तथा विभिन्न संपत्तियों व दायित्वों का उनके समायोजित मूल्य पर ही दिखाया जाता है। स्थिति विवरण के कार्य। यह संस्था के साधनों एवं उनके विरुद्ध दायित्वों का सारांश प्रस्तुत करता है। यह संस्था की तरलता को बताता है। यह संस्था की शोधन क्षमता यानी दीर्घकालीन ऋण के भुगतान की क्षमता को व्यक्त करता है। स्थिति विवरण का प्रारूप। भारतीय कंपनियों द्वारा स्थिति विवरण भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 के भाग 1 धारा 211 के अनुसार खाते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें संपत्तियां दाएं भाग में और दायित्व बाएं भाग में दिखाए जाते हैं, लेकिन कंपनी मामलों में मंत्रालय द्वारा 28 फरवरी 2011 को जारी संशोधित अनुसूची 6 के अनुसार 1 अप्रैल 2011 के बाद
प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में वित्तीय विवरण संशोधित सूची के अनुसार ही प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें पूर्व के वर्षों और वर्तमान वर्ष की अवधि के आंकड़ों का तुलन पत्र तैयार किया जाएगा। यानी पहले हम देखते थे कि भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार हम जो स्थिति विवरण या चिट्ठा बनाते थे या तुलन पत्र बनाते थे वो एक खाते के रूप में होता था, लेकिन वर्तमान में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसके लिए निर्देश मिले हैं, वो है कि एक तुलन पत्र तैयार किया जाए। इस तुलन पत्र के माध्यम से हमें यह देखना है कि पिछले वर्ष हमारी संपत्ति कितनी थी और इस वर्ष की रिपोर्टिंग अवधि के अंदर हमारी संपत्ति, दायित्व, पूंजी कितने हैं। इन दोनों के बीच में तुलना करने को ही चिट्ठे का नवीन प्रारूप या संशोधित प्रारूप कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि दायित्व पक्ष के अंदर कौन कौन सी मदें आएंगी, जो कि हमारा पहले प्रचलन में आ रहा था। उसके अंतर्गत दायित्व पक्ष में क्या क्या दिया जाता था। सबसे पहले तो है अंश पूंजी। स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में अंश पूंजी प्रथम मद होती है, जो अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी तथा अभिदत्त एवं चुकता पूंजी के रूप में अलग अलग दिखाई जाती है। इन सभी रूपों में प्रदर्शित पूंजी में विभिन्न प्रकार के अंशों, सामान्य एवं पूर्वाधिकार अंश, शोधन की शर्तों के अनुसार जैसे शोधनीय है, अशोधनीय है, परिवर्तनशील है, हरण किए गए अंशों की राशि, सहायक कंपनियों के अंश, अग्रिम मांग के संबंध में अलग अलग विवरण दिया जाता है। अंश पूंजी के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे पास कई प्रकार के अंश पूंजी हैं और इनके अंदर हमें हर एक के बारे में अलग अलग जानकारी विस्तार से देनी होती है। संचय एवं आधिक्य। स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में दूसरी मद संचय एवं आधिक्य की होती है। इसके अंतर्गत मुख्यतः संचय, अंश, प्रीमियम एवं आधिक्य की राशि दिखलाई जाती है। संचय की राशि को दिखाते समय इनको संचय के विभिन्न प्रकारों के अनुसार अलग अलग वर्गीकृत करके दिखाया जाता है। सामान्यतः पूंजीगत संचय तथा आगम संचयों को अलग अलग दिखाया जाना चाहिए। फिर है सुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋणों के अंतर्गत कंपनी द्वारा निर्गमित ऐसे ऋण पत्र, बैंक से लिए गए ऋण एवं अग्रिम आते हैं, जिनकी राशि कंपनी की किसी संपत्ति की प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित होती है। अगला है असुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋणों के अलावा अन्य सभी प्रकार के ऋण एवं निक्षेप असुरक्षित ऋणों में शामिल किए जाते हैं। इनमें बैंकों से लिए गए अल्पकालीन ऋण, जनता से प्राप्त स्थायी निक्षेप, प्रबंधकों से लिए गए ऋणों को शामिल किया जाता है। चालू दायित्व एवं आयोजन। संस्था के उन दायित्वों को चालू दायित्व कहते हैं जिनका भुगतान एक वर्ष की अवधि में देय होता है। चालू दायित्वों में विविध लेनदार, देय बिल, न भुगतान किया गया लाभांश, ऋणों पर देय ब्याज एवं बकाया व्ययों को शामिल किया जाता है। दीर्घकालीन ऋणों का वह भाग जो चालू वर्ष में देय होता है, उसे भी चालू दायित्व के रूप में ही दिखाया जाता है। आयोजन में कर के लिए आयोजन, प्रस्तावित लाभांश इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। संदिग्ध दायित्व को स्थिति विवरण में केवल टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है। ये हमारी हुई दायित्व पक्ष की मदें। अब है संपत्ति पक्ष में हम किस किस तरह की मदों को दिखाते हैं। पहला है स्थायी संपत्ति। ये संपत्तियां व्यवसाय के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए खरीदी जाती हैं। इनका व्यवसाय में उत्पादन कार्य में उपयोग किया जाता है तथा सामान्यतः विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं। स्थायी संपत्तियों के अंतर्गत भवन, भूमि, संयंत्र, मशीन, फर्नीचर आदि को शामिल किया जाता है। स्थायी संपत्तियां स्थिति विवरण में अपलिखित लागत पर दिखाई जाती है, यानी कि इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके हम दिखाते हैं। स्थायी संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, मूर्त स्थायी संपत्तियां और अमूर्त स्थायी संपत्तियां। मूर्त स्थायी संपत्तियों के अंदर वे संपत्तियां आती हैं जिनका भौतिक स्वरूप होता है, जिन्हें आँखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा एवं पहचाना जा सकता है।
जैसे कि भूमि, भवन, संयंत्र, फर्नीचर्स आदि। चिट्ठे में इन्हें सकल ब्लॉक के रूप में दिखाकर उनमें से ह्रास काट दिया जाता है और शुद्ध राशि दिखाई जाती है। अमूर्त संपत्तियाँ, ये वे संपत्तियाँ होता है जिनका कोई भौतिक स्वरूप तो नहीं होता और न ही ये विपत्रों में किसी भौतिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, परंतु इनका अस्तित्व होता है तथा ये संस्था के लिए अन्य उपयोगी संपत्तियों की भांति ही उपयोगी होती हैं, जैसे ख्याति, व्यापारिक चिन्ह, एकस्व जिसे पेटेंट, कॉपीराइट आदि। ये सब चीज़ें संपत्ति न होते हुए भी संपत्ति के रूप में ही हमें सहयोग देती हैं, तो इनका भी हमें लेखांकन करना होता है। फिर है विनियोग। विनियोगों में मुख्यतः कंपनी द्वारा अन्य संस्था के अंशों, बॉन्ड एवं ऋण पत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों व अन्य अचल संपत्तियों में किया गया विनियोग शामिल किया जाता है। इन्हें स्थिति विवरण में लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। फिर है चालू संपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम। संस्था में चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो प्राय 1 वर्ष के लिए रोकड़ में परिवर्तित हो जाती हैं। ये संपत्तियां पुनः बिक्री के लिए प्राप्त की जाती हैं अथवा उत्पादन के द्वारा रूपांतरित करके बिक्री के लिए तैयार की जाती है। रोकड़ में परिणत करने के लिए इसे बनाया जाता है। चालू संपत्तियां मुख्यतः स्टॉक, जिसे स्कंद कहते हैं, देनदार, प्राप्य बिल, नकद, बैंक शेष आदि होती हैं। ऋण अग्रिमों एवं जमाओं में कंपनियों द्वारा दिए गए ऋण एवं पूर्तिकर्ताओं को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत किए गए समझौते, अग्रिम राशियों व अन्य पक्षकारों के पास जमा राशियों को भी शामिल किया जाता है। यदि पूर्तिकर्ता से किसी प्रकार का समझौता किया है, अग्रिम राशि है, तो इसे भी हम संपत्ति के अंदर शामिल करेंगे। अगला है विविध या स्थगित व्यय। विविध व्यय के अंतर्गत प्रारंभिक खर्चे, अंशों एवं ऋण पत्रों के अभिगोपन तथा दलाली से संबंधित खर्चों, अंशों एवं ऋणों पर दिया गया बट्टा, निर्माण के दौरान पूंजी में से दिया गया ब्याज, विकास संबंधी खर्चे आदि भी इसमें शामिल किए जाते हैं। अगला है लाभ हानि खाता नाम शेष, यानी केवल डेबिट बैलेंस का जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है उसे हम संपत्ति पक्ष में शामिल करते हैं। लाभ हानि खाते के नाम शेष को स्थिति विवरण में संपत्ति पक्ष में साधारणतः तभी दिखाया जाता है जब कंपनी के खातों में अप्रतिबद्ध संचय की राशि लाभ हानि खाते के नाम शेष से कम हो। जब ऐसी परिस्थितियां हों तो लाभ हानि खाते के नाम शेष को संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कंपनी अधिनियम के अनुसार जो हमें प्रपत्र बनाना है, तुलन पत्र बनाना है, जो स्थिति विवरण बनाना है, वो कैसा होगा। वो खाते के रूप में हम देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि वो हमारा जो है इस तरह से होगा। पिछले साल का जो हमारा बैलेंस है सबसे पहले वो दिखाया जाएगा, उसके बाद में लायबिलिटीज़ हमारे लिखे जाएंगे, फिर करंट ईयर के अंदर जो है बैलेंस वो दिखाया जाएगा, फिर लास्ट फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर दिखाएंगे हम इसमें एसेट्स के अंदर, फिर एसेट्स का नाम लिखेंगे और उसके बाद में करंट ईयर का एसेट्स की वैल्यू दिखाएंगे। ये हमारे तुलन पत्र जो बना है वो खाते स्वरूप में बना है और ऐसे दशा के अंदर हम पहले पिछले साल का, फिर लायबिलिटी का नाम, फिर उसके बाद में जैसा हम पहले भी बता चुके हैं लायबिलिटीज और एसेट्स तो हम दोनों अलग अलग बनाएंगे और उसमें हम एक एक करके जो हमने पहले आपको बताए हैं क्रम वही रहेगा जो हम पहले बता चुके हैं आपको, उसके अनुसार एक एक चीज़ बताते जाएंगे। जैसे शेयर कैपिटल है तो अथोराइज्ड शेयर कैपिटल के अंतर्गत प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी है, इश्यूड एंड सब्सक्राइब है, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर की अलग अलग राशियाँ हम निकालते हुए जाएंगे यहाँ पे। फिर रिजर्व एंड सरप्लस है, कैपिटल रिजर्व है, शेयर प्रीमियम है, अदर रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है। रिजर्व भी हमें अलग अलग कैटेगरी के अंदर यहाँ शो करने हैं। उसके बाद में है हमारे सिक्योर्ड लोन, जिसके पीछे हमने कोई संपत्ति रखी है
उनको बोलेंगे तो पिछले साल कितना था और इस साल कितना है, तो ये हम चीज़ें बताएंगे इसके अंतर्गत। इसमें हमारे डिबेंचर्स हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर हमारे फिक्स डिपॉजिट्स हैं, अदर लोन्स हैं और करंट लाइबिलिटीज़। इसके अंदर क्रेडिटर्स हैं, हमारे इंटरेस्ट अक्यूर्ड है, इन सब चीज़ों को दिखाएंगे। हमें यहाँ ये ध्यान रखना है जो क्रम हमने आपको बताया है लाइबिलिटीज़ के पक्ष के लिए, वो क्रम हमें ध्यान में रखना है। जबकि एसेट्स के अंदर भी हम वैसे ही लिखेंगे कि पिछले साल कितनी एसेट्स थी और इस साल कितनी एसेट्स हैं, उनके बारे में हम तुलन पत्र तैयार करेंगे। एसेट्स के अंदर भी गुडविल है, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर्स हैं, इन सब चीज़ों को लिखते जाएंगे। फिर इन्वेस्टमेंट्स हमारे जो हैं उनको देंगे हम, और करंट एसेट्स हमारे जो हैं लोन हैं, हमारे एडवांसेस हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे। इसके अंदर हमारे इन्वेंट्रीज हैं, डेटर्स हैं, लूज टूल्स हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस है, लोन एंड एडवांसेस है, इनके बारे में बताएंगे हम एक एक। और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स जो हमारे हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हैं, अदर डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, इन सब चीज़ों को हम लिखते जाएंगे। प्रारंभिक खर्चों के बारे में हम जानते हैं कि इनको भी हम टाइम पर राइट ऑफ करते हैं, जब तक राइट ऑफ नहीं होते या हमारे उसके अंदर एसेट्स के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम नवीन तुलन पत्र की। इसमें टू और बाय जो हम हैं वो नहीं लगाते हैं, दाएं और बाएं पक्ष हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर खाता स्वरूप होता तो हम उसमें, खाता है नहीं, ये एक विवरण पत्र है, तो इसके अंदर हमने कहीं भी इसको टू और बाय का हमने कहीं भी यूज़ नहीं किया और ये होता भी नहीं है यूज़। तो अब हम बात करते हैं नवीन जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा के अंदर हम तुलन पत्र कैसे बनाएंगे। जो पहले हमने देखा है कि पहले हम उसका पिछले साल का वो मूल्य लगा रहे हैं, फिर हम उसकी लाइबिलिटी या एसेट्स का नाम लिख रहे हैं और उसके बाद में करंट ईयर का लगा रहे हैं। लेकिन जो नई प्रावधान है उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले हमारे दायित्व आ जाएंगे और उसके अंदर हमें कोई विशेष टिप्पणी देनी है, तो कॉलम विशेष टिप्पणी का बना है। वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यथास्थिति आंकड़े, यानी कि अगर हम शेयर कैपिटल्स की बात कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल वर्तमान समय में कितनी है और पिछले समय में कितनी है, यानी एक ही के सामने हमें दोनों चीज़ों को, दोनों अस्तित्व को बताते हुए चलना है। पहले हमें क्या था, एक इधर राशि लिखनी पड़ती थी और एक बीच में उस एसेट्स का या लाइबिलिटीज़ का नाम लिखना पड़ता था, फिर अंत में करंट ईयर का लिखना पड़ता था। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत पहले हम उस चीज़ का नाम लिखेंगे, चाहे वो एसेट्स है हमारी, चाहे वो लाइबिलिटीज़ है, फिर उसके बारे में अगर कोई विशेष टिप्पणी देनी है तो वो एक कॉलम बनाया गया है उसके लिए, और फिर उसके बाद में वर्तमान स्थिति बताई है और अंत में उसकी अंतिम या पिछली स्थिति बताई गई है। तो ये एक एक करके हम इसके बारे में जान लेंगे। हमें इसका ध्यान में रखना है कि कैसे वो करना है। शेयर एवं की विधियाँ, जैसे हम शेयर पूंजी हमारे और हमारी अन्य शेयर कैपिटल्स है, वारंटी में प्रावधान है, ये सब चीज़ें हमें लिखने हैं। कॉलम वैसे ही बनेंगे, वो ही चीज़ें हैं सारी, पर बताने का तरीका बदल गया है। वहाँ हमने एक खाता स्वरूप दिया था और यहाँ हम एक तुलन पत्र बना रहे हैं। दोनों अवधियों के बीच में हमारी स्थिति क्या है, हमारी एसेट्स की स्थिति क्या है और हमारी लाइबिलिटीज़ की स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों को बनाते हुए हम लास्ट में इनका शेष निकालते हैं। और हम ये जानते हैं कि तुलन पत्र या चिट्ठे का शेष हमेशा दोनों पक्षों का बराबर ही रहता है, तो यहाँ भी हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। उम्मीद है आपको यह तुलन पत्र समझ में आया होगा। कोई प्रश्न हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।